नाज़रीन वेलकम बैक। फारूक साहब, ये बताइएगा कि आप मेगा स्कैंडल्स को डील हैंडल करते हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर नवाज़ शरीफ को कोट करूंगा कि वो पूरी दुनिया में नेट उठा के देख लें, किसी जगह भी आप ट्रेस करते हैं तो वो एक मतलब है कि टाइटैनिक बनता है नवाज़ शरीफ के जी करप्शन का वो बहुत बड़ा एक नाम है। लेकिन वो बड़ी आसानी से जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, वो इस मुल्क से निकल गया। तो ये क्या कानून की कमज़ोरी नहीं है? जी कुद्दूस अवान साहब, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो मक्खन में से बाल नहीं निकला, वो बाल बिल्कुल वो शिकंजे के अंदर है, और अगरचे उस बाल का बाल बच्चा तो पहले ही निकला हुआ था और बहुत सारे रिश्तेदार भी समधी समेत पहले ही निकले हुए थे। लेकिन जो एक तवील जिद्दोजहद के बाद मौजूदा जो जमात है और उसके जो सरबराह हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने एक ख़ास नाम के साथ जमात बनाई, इंसाफ के नाम के साथ, और उसी पे ही उनका ईमान भी यही है, सियासी ईमान भी यही, और बाकी उनका तकिया भी यही है, और इसी पे ही वो बात हमेशा करते हैं कि मैंने लोगों के हुकूक के साथ उनकी लूटी हुई दौलत को वापस लाना है। अब देखिए कि नवाज़ शरीफ साहब जब सज़ा हुए तो उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिन्होंने एक रिपोर्ट, वो सच्ची थी या झूठी थी क्या था, मैंने कहा ना कि उनके बहुत सारे कारिंदे बैठे हुए हैं जो फैसिलिटेट करते हैं उन्हें अब भी। तो वो उस मेडिकल रिपोर्ट के बाद, और उसमें ख़ास तौर पे उन दिनों के आप अदलिया के रिमार्क्स देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि फ़ेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नवाज़ शरीफ साहब की अगले 24 घंटे 48 घंटे 2 दिन 6 दिन की ज़िंदगी की गारंटी दें। कुद्दूस साहब, कौन गारंटी दे सकता है? किसी नबी ने भी किसी ज़िंदगी की गारंटी नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भी मियाद नहीं बताई कि तुमने कितने साल ज़िंदा रहना है। तो ये कौन बंदा ऐसा हो सकता था जो गारंटी दे सकता था? तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ़ गवर्नमेंट पे नहीं, या सिर्फ किसी एक इदारे पे नहीं, या एक शख्सियत पे नहीं, मजमूई जो निज़ाम है उसमें अदालतें भी शामिल हैं, उसमें नैब भी है, पुलिस भी है, FIA भी है, वकला भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, ये सारे के सारे, कि वो उस सारे मामलात में से वो मक्खन में से नज़र ही आ रहा था कि बाल की तरह निकाल के परे कर दिया गया। और फिर बहुत ज़्यादा, फिर उसके फ़ौरन बाद फिर क्या हुआ, एक इताद बनाया गया सियासी, और उसका इतना प्रेशर डाला गया कि जनाब हम सुबह नहीं, दोपहर नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, अब इतनी तारीख को, अब 14 अगस्त को, फिर सितंबर को, फिर नवंबर को, फिर 31 दिसंबर को, और जनवरी में फ़लाँ में हुकूमत चली जाएगी। इतना प्रेशर डाला गया, और फिर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। लेकिन हुक्मरान सख्त है, इसने कहा मुझे 4 दिन रहना पड़े, 4 हफ्ते रहना पड़े, 4 साल हो या 5 साल मुझे मेरे पास इक़्तिदार रहे, मैंने जो कमिटमेंट की हुई है उससे मैं पीछे नहीं हटूँगा। और आप देखिए कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा किसी सज़ा याफ्ता इस लेवल के मुलज़म की जायदादें नीलाम होना शुरू हो गई हैं। इसलिए हमें मायूसी नहीं है, थोड़ी सी परेशानी तो है कि क्योंकि बच रहे हैं, लेकिन याद रखिए आने वाले दिन जो हैं इसमें मज़ीद फ़ैसले होंगे, तगड़े फ़ैसले होंगे, मज़ीद जायदादें ज़ब्त होंगी, मज़ीद पैसे रिकवर होंगे, और मज़ीद जायदादें नीलाम भी होंगी। जैसे कहा जाता है कि पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ये आपने हमें मुतमिन किया, पब्लिक भी ज़ाहिर है इस पर मुतमिन होगी, चूँकि वो ये चाहते हैं कि बड़े लोग पकड़े जाएँ, उनसे चीज़ें रिकवर की जाएँ। अब लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये होगा कि नैब के हवाले से आप एक तनकीदी जायज़ा लीजिए कि इसका क्या प्लस माइनस हुआ है, हमें इसका फ़ायदा हुआ है नैब बनाने का, या चूँकि एंटी करप्शन के लॉज भी मौजूद हैं, जनरल लॉ में भी इन लोगों को पकड़ा और जकड़ा जा सकता है, लेकिन ये जब स्पेशल तौर पर नैब को बनाया गया, लेकिन वो आउटपुट जो एक्सपेक्टेड थी वो नज़र नहीं आ रही। मैं मिसाल देता हूँ कि आए रोज़ सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस होती हैं कि ये डेली केसेस सुने जाएं, वो नहीं होते, ठीक है, कई महीनों की आपको तारीखें मिलती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आए तो वो कहा जाता है जी कि ये 9 माह में तकरीबन इसको कंक्लूड होना चाहिए, 3 महीने एप्लीकेशन वाले की तहकीक कर रही हैं, फिर इंक्वायरी होनी है, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी है।
लेकिन ये अनलिमिटेड सा पीरियड होता है और वो उनका इंटरेस्ट ये होता है कि बंदे को गिरफ्तार किया जाए और उसके वारंट निकाले जाएं, और वो शायद हमें वो लगता है कि शायद मैलिस इंटेंशन है कि ये इसे कोई चाहते हैं कि हमसे कोई डील करे या बारगेन करे। तो ये क्या लीगल चीज़ है? कदू साहब, इसमें वो जो आखिरी बात आपने की कि डील करे या बारगेन करे, चूँकि इसमें प्ली ऑफ बारगेन की ये जब शुरू में पहले तो पाकिस्तान में ये नैब तो बाद में बना, एहतसाब एक्ट आया था, और जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब के अपने करीबी रिश्तेदार सैफुर रहमान साहब उनको चेयरमैन लगाया था। उस वक्त तो सिर्फ अपने मुखालफों को सियासी सज़ा देने के लिए वो इदारा बना था, लेकिन उसके बाद जब बाकायदा तौर पे ये नैब बना और फिर उसमें ये आया कि इसके जो चेयरमैन होंगे वो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ और कायदे ऐवान यानी वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ दो बंदे मिल के इसका चेयरमैन मुकर्रर करते हैं। इस वक्त जो चेयरमैन है इनको नवाज शरीफ साहब ने ही, और फिर जो उस वक्त कायदे हज़्ब इख्तिलाफ़ थे उन्होंने ही इनको नामज़द किया था और उनकी तकर्री हुई थी। और इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो नैब में बहुत सारी बेहतरी की गुंजाइश तो है, क्योंकि कि बहुत पुराना कानून नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट, ये तो यानी 100 साल से ज़्यादा पुराने कवानीन है, इसलिए उनमें बहुत बेहतरी आ गई है। लेकिन ये कोई इतना पुराना कानून नहीं है, इसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। लेकिन गुंजाइशें जहाँ ज़्यादा तब्दीलियों की है वो ये है कि जो इसकी रिक्रूटमेंट है उसमें भी देखा जाना चाहिए कि उसमें बेहतर लोग हों और जो उस काम को समझते हों। सेकेंडली, उनकी जो तालीम और तरबियत है, जो सिखाने वाली, इन्वेस्टिगेशन वाली, वो बहुत बेहतर अंदाज से होनी चाहिए और बहुत बेहतर लेवल पे होनी चाहिए। तगड़े लोग उनको पढ़ाएं, तगड़े लोग उनको सिखाएं। और उसके बाद जब उनके पास कोई शिकायत आती है, अब जो टाइम लगता है, जो जिस पे आपने बात की थी, वो ये होता है कि नैब का FIA की तरह या पुलिस की तरह काम नहीं है कि शिकायत आई और FIR दर्ज होगी। उनके पास पहले कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट की सिक्योरिटी होती है। उस सिक्योरिटी होने के बाद फिर उसकी मंजूरी होती है, फिर वो इंक्वायरी में जाती है, इंक्वायरी से फिर इन्वेस्टिगेशन में आती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर उसका नैब रेफरेंस बनता है। फिर वो चेयरमैन साहब रेफरेंस की मंजूरी दे के फिर वो ट्रायल कोर्ट तक जाता है। अच्छा, अब होता ही है कि जो भी रेफरेंस बनता है, ख़ास तौर पे जो मेगा स्कैंडल्स हैं, उसमें दर्जनों लोग शामिल होते हैं और दर्जनों या कई दर्जनों या बाद का सैकड़ों गवाहान होते हैं। और गवाहान की नौयत होती है, जब वो ट्रायल शुरू होता है पता लगता है जी एक साहब जो हैं वो आगा खान अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, गुर्दे उनके ख़राब हैं, डायलिसिस में। दूसरे जो हैं जो हज करने के लिए गए हुए हैं। तीसरे रिटायर होकर जायदाद बेच के अमेरिका चले गए हैं। चौथे वफ़ात पा गए हैं। अब उनका जो लिखी हुई तहरीर है उसके लिए फिर एक प्रोसेस है जो आपने सेकेंडरी एविडेंस के लिए गवाह लाना है। तो ये उस लंबी फहरिस्त की वजह से, और फहरिस्त वो बाज़ औक़ात ज़रूरी भी होती है और बाज़ औक़ात अननेसेसरी भी होती है, सिर्फ वो केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए। वो फैसिलिटेटर जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, ऐसे गवाह बीच में डाल देते हैं, ऐसी दस्तावेज़ात बीच में डाल देते हैं, ऐसी चीज़ें बीच में डाल देते हैं कि जिसकी वजह से ट्रायल प्रोलॉन्ग करता है, और ट्रायल लंबे होने का फ़ायदा हमेशा सिर्फ मुलज़म को होता है। ये बहैसियत वकील मेरा तजर्बा भी है, और हमें ये कहा भी जाता है कि जल्दी फैसला होगा तो मदई को, मदई चाहे रियासत है, चाहे सरकार है, चाहे कोई इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, और दूसरी तरफ मुलज़म चाहे कोई जो भी है, अगर वो ट्रायल ताख़ीर का शिकार होगा तो उसको ट्रायल के ताख़ीर का फ़ायदा सिर्फ मुलज़म को होता है, दूसरे किसी को नहीं होता। सर, एक ज़िमनी सा सवाल है कि ये जितने हम देखते हैं कि अदालत में जजेस बैठे होते हैं, जब ये निजी लाइफ में हम देखते हैं, अगरचे वो सर्विस में होते हैं, तो बहुत सारे सियासी, जब इनके ख़ास तौर पर फंक्शंस होते हैं, बेटे बेटियों की शादी होती हैं, तो उसमें लोग बड़े बड़े जो मेगा स्कैंडल्स वाले होते हैं वही उनको लैंड क्रूज़रें, पजारों गाड़ियां दे रहे होते हैं गिफ्ट में, और सब लोग उससे साफ ज़ाहिर पब्लिक पे इम्प्रेशन यही जा रहा है। जो अच्छे वक्त थे ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट है काजी के लिए, काजी से मुराद जज साहब के लिए, जज साहब से मुराद मैजिस्ट्रेट और सिविल जज से लेके अप टू दी एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है कि वो लोगों की शादियों में, लोगों की तकरीबात में, लोगों के खुशी गमी में उस तरह से शामिल नहीं होंगे जिस तरह से आम ज़िंदगी में होते थे। मिसाल के तौर पर किसी को फूफी फौत होगी, मामू मर गए, उस जनाजे में तो जाना है, लेकिन साले के बच्चे की सालगिरह है और वो PC में हो रही है, उसमें नहीं जाएंगे।
आम शादियां अटेंड नहीं करेंगे, तकरीबात में नहीं जाएंगे, अपनी तकरीबात में उस तरह के लोगों को नहीं बुलाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी रिसेंटली एक जज साहब अभी एक रिटायर हुए किसी सूबे से बतौर चीफ, और उनके हवाले से है कि उनकी बच्चों में से किसी की जो शादी थी उसमें क्या क्या तहाइफ मिले, सुन के बंदा हैरान रहता है कि वो ये चीज़ें बड़ी ख़राबी पैदा करने वाली हैं। जज के लिए, काजी के लिए तो मनसब और है, मुनसिफ वो होता है कि जिसकी आवाज़, पहली बात है कि साइल की आवाज़ से बुलंद ना हो, दूसरी बात यह है कि वो किसी को देख के मरऊब ना हो, तीसरी बात यह है कि वो किसी को देख के गुस्से में ना आए, और चौथी बात यह है कि वो किसी को देख के उस पर तरस भी उसको ना आए। उसने फैसला कानून के मुताबिक करना है। मसलन मकतूल की माँ आ जाए, उसकी बेवा आ जाए, या मकतूल के बच्चे आके खड़े हो जाए तो कहा जाए कि इसको फांसी दे दी जाए जिसका भी FIR में नाम लिखा हुआ है। नहीं, एक प्रोसीजर है पूरा, उसके तहत पहले आपने साबित करना है, साबित करने के बाद आपने सज़ा देनी है। तो जज किसी का दोस्त नहीं है, जज किसी का दुश्मन भी नहीं है, जज रेफरी है। जिस तरह से रेफरी के काम है दुरुस्त मैच करवाना, वो गोल है तो गोल लिखेगा, वो रन बना है तो रन बना लिखेगा, आउट है तो आउट लिखेगा, कैच है तो कैच वो डिक्लेयर करेगा। लेकिन अगर वो कैच को कैच डिक्लेयर नहीं करता, रन को रन डिक्लेयर नहीं करता, LBW को LBW डिक्लेयर नहीं करता, तो वो जज नहीं है, उस मनसब पे रहने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से बेशुमार ऐसे फैसले हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जस्टिस नसीम हसन शाह वो एक दिलेर आदमी थे जिन्होंने एतराफ़ किया कि हमसे ये सारा कुछ करवाया गया। काश कि ये रिटायर होने से पहले एतराफ़ आए और ये उस वक्त दिलेरी पैदा हो जब सीट पे बैठे हुए हों, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से मेरा, आपका और हमारे जो अवामुन्नास है उनका एतमाद अपने सिस्टम पे, अपने इदारों पे, अपनी अदालतों पे, अपने वकीलों पे, अपने जर्नलिस्ट पे, अपने जर्नैल पे, अपने अदलिया पे, अपने सब जगह उनका एतमाद मुतज़लज़ल रहता है। उस एतमाद को पक्का करने के लिए, एतमाद दिलवाने के लिए, यकीन दिलवाने के लिए हम सब को मिल के कोशिश करनी पड़ेगी। फारूक साहब ये बताइएगा कि जब जज साहिबान खुद वायलेट करते हैं चीज़ों को जी, तो उनका रोल ऑफ कंडक्ट जो उन्हें बताया गया है, जब वो वायलेट होता है तो उनको कौन पूछता है कि जी आपने ये सही किया या गलत किया? देखिए, उसके लिए जो तरतीब है वो 2-3 आपके पास रास्ते हैं। एक तो जिस तरह से जुडिशल इश्यूज़ पे कमेटी होती है, और वो सूबाई सतह पे भी और ऊपर की सतह पे भी। और दूसरा ये है कि मैं और आप, पब्लिक एट लार्ज, उनको भी हक हासिल है कि उस जज साहब अगर कोई लोअर जुडिशरी से हैं तो वो मसलन कोई सिविल जज साहब ने कोई इशू है तो वो सेशन जज साहब को मकामी सतह पे ज़िला के अंदर है, या फिर उस सूबे के चीफ जस्टिस साहब को वो कंप्लेंट भेजी जा सकती है और उस पर अमल दरामद होता है। एक बाकायदा वहाँ कमेटी बनी हुई होती है जो ये चीज़ें देखती है। और इसी तरह से ऊपर की सतह पे हो, हाई कोर्ट के जजेस साहिबान या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो वो तो आपको पता है कि कौन सी कमेटी है, वहाँ मामलात जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें मुझे और आपको, पब्लिक एट लार्ज को, इस सिलसिले में जागना पड़ेगा। हम सोए हुए हैं, जब हम जागेंगे, मैं जब कोई चीज़ देखूंगा, मैं शिकायत कुनिंदा बन जाऊंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं बहैसियत पाकिस्तानी खड़ा हो जाऊंगा, बहैसियत इंसान खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर मुआशरे में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती क्या है, ये मेरे इलाके से है, ये मेरी ज़ुबान वाला है, ये मेरे फ़लाँ का फ़लाँ लगता है। जब ये चीज़ें दरमियान में आ जाती हैं तो हम शिकायत कुनिंदा नहीं बनते, कंप्लेनेंट नहीं बनते, हम शिकायत लेके नहीं जाते, अंदर कुड़ते रहते हैं, दिलेरी पैदा नहीं करते। क़ुद्दूस अवान साहब इस चीज़ की दिलेरी अपने अंदर, वो कुरान करीम का भी ये कहना है, और इसको अल्लामा साहब ने कहा कि जब तक अपने आप को आप नहीं तब्दील करोगे, दुनिया आपको नहीं बदलेगी। कि वो उसको अंदर से तब्दीली, उसके ज़मीर के अंदर एक तब्दीली चाहिए, उसकी शख्सियत के अंदर एक तब्दीली चाहिए, और उसके अमल में तब्दीली चाहिए कि वो बुरा देखे उसको बुरा कहे, अच्छा देखे अच्छा कहे। जज पे घर बैठ के इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि जिस जज पे आपको किसी जगह भी कोई खामी नज़र आए और वो आपका मौक़िफ़ दुरुस्त हो, उस खामी की निशानदेही शिकायत के ज़रिए से उनकी बाला जो हायरार्की है वहाँ पे करें, तो वो सुनते हैं, अमल दरामद होता है और चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त खतूत पे जाती हैं
और एक हमारे यहाँ कमेटी बनी होती है हाई कोर्ट्स में भी कि जो लोअर जुडिशरी के जो इश्यूज़ हैं, जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत होती हैं, बेशुमार शिकायत होती हैं, वो पब्लिक में आती नहीं है और उस पर लोग नौकरियों से भी फारिग होते हैं, सर्विस जब्त भी होती है और भी सज़ाएँ मिलती हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस चैनल का भी मैं बहुत मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से आप अवेयरनेस के लिए, लोगों की मालूमात में इजाफे के लिए, जिस तरह से आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में, अपने इंट्रो में बात की कि ये बड़ा ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस काम में मज़ीद खैर व बरकत डाले और आपको हौसला दें कि सच के लिए आप तलाश मज़ीद कर सकें। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था बात से बात। अगर इसको हम सम अप करें तो फ़ारूक साहब ने जो हमें अवेयर किया वो ये था कि सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि हम दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय ख़ुद कोशिश करें कि जहां हम खराबी देखते हैं तो हमें प्रोएक्टिव होकर उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। होता ये है हमारी सोसाइटी में कि अगर एंटी करप्शन के ऑफिस से रिपोर्ट ऊपर जाती है जी, वो हमारे पास केस ही कोई नहीं आता और हर आदमी कहता है जी फ़लाँ बंदा करप्ट है, फ़लाँ बंदा करप्ट है, फ़लाँ बंदा करप्ट है। तो इनसे हमें जो मैसेज मिला वो ये है कि मुश्तरी होशियारबाज जैसे कहते हैं, तो हमें जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें रिएक्ट करना चाहिए, हमें हायर अथॉरिटीज़ तक उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बदगुमानियों पे उतर आएँ और पब्लिक में ये बात करें और इन रिटर्न कोई कंप्लेंट आला हुकाम तक ना पहुँचे। इसलिए हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरह फ़ारूक साहब ने फरमाया कि हमें अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करना होगी, जंग लड़ना होगी, ये शैतानी वसवसों से निकलना होगा कि अगर हमने जज के ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी तो शायद वो रिएक्ट करेगा। असल में सर बात यही होती है कि लोग इस बात से खौफज़दा होते हैं कि हमेशा कानून जो है वो ताकतवर की मदद देता। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने ख़त्म करना है और ये समझना है कि हम एक शहरी हैं और हमारे उतने ही हकूक़ हैं जितने बड़े लोगों के हकूक़ हैं। लिहाजा आइए कदम बढ़ाइए और जहाँ भी आप मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों को देखते हैं उनकी निशानदेही कीजिए और उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइए। ये हम सब की ड्यूटी है और इस तरह हम मुल्क को करप्शन से पाक कर सकेंगे। वस्सलाम।